बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया है, कंसेप्चुअल फाउंडेशंस इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग। इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 4 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। आप लोगों को पता है कि हम शुरू से इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करते आ रहे हैं, क्रिटिकल केयर के बारे में, क्रिटिकल केयर नर्सिंग के बारे में, क्रिटिकली इल क्लाइंट के बारे में। पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर भी मैंने आप लोगों को जो क्रिटिकल केयर नर्सेस होते हैं तो उनके रोल्स के बारे में पढ़ाई हुई थी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्रिटिकल केयर नर्सिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझाए हुए थे। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे क्रिटिकल केयर यूनिट के बारे में कि हॉस्पिटल के अंदर इनकी ये डिपार्टमेंट जो होते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट के ये कैसे डिपार्टमेंट होते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पे होना स्टैंडर्ड है, और ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई करना चाहे, कोई ऑर्गेनाइज करना चाहे क्रिटिकल केयर यूनिट्स, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर प्रेजेंट होना स्टैंडर्ड है, जिनको एक क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने वाले के लिए लाजमी है कि वो सारी चीज़ें जो है वो पूरा करें। इसके अलावा कुछ मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे कि कितने मॉडल्स हैं क्रिटिकल केयर यूनिट से रिलेटेड, और इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को हम देखेंगे कि पिछले ज़माने में ICU की जब कंसेप्ट नहीं थी तो कब किस तरीके से इसकी कंसेप्ट जो है वो बनी, वो डेवलप हुई, फिर उसके बाद कौन कौन सी इवोल्यूशन इसमें होती आई हैं और एडवांसमेंट होती आई हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे। लिखा है, क्रिटिकल केयर यूनिट इज़ ए स्पेशली डिज़ाइंड एंड इक्विप्ड फैसिलिटी staffed by skilled personnel to provide effective and safe care for patients with a life-threatening problem that is potentially reversible। यानी ये जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स होते हैं ये स्पेशली डिज़ाइंड और इक्विप्ड फैसिलिटी होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि स्पेशली इनको डिज़ाइन किया गया होता है और इसमें इक्विपमेंट होते हैं, इसमें स्किल्ड पर्सनल होते हैं, जिनकी वजह से इफ़ेक्टिव और सेफ केयर प्रोवाइड होती हैं ऐसे पेशेंट्स को जो कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम उनको है, जिसको पोटेंशियली जो कि रिवर्सिबल है, जिसको रिवर्स किया जा सकता है। अगर उसको सही टाइम पे सही तरीके से रिवर्स किया जाए तो फिर उनकी जान बच सकती हैं। तो ये जो क्रिटिकल केयर यूनिट होती हैं ये एक ऐसी स्पेशल एरिया होती हैं जो कि इक्विप्ड होती हैं, इस तरीके से इसको बनाया गया होता है और इसके अंदर ऐसे लोगों को रखा गया होता है जो कि इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं ऐसे पेशेंट्स को जो क्रिटिकली इल होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। अब इसके इवोल्यूशन के बारे में कि वक्त के साथ साथ किस तरीके से चेंजेस जो है वो आते रहे और एडवांसमेंट जो है वो आती रही, उसके बारे में लिखा है, क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैव इवोल्व्ड ओवर द लास्ट मेनी डिकेड्स इन रिस्पॉन्स टू मेडिकल एडवांसेस। जैसे ही मेडिकल एडवांसमेंट आते गए उसके साथ साथ बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस, बहुत सारे इवोल्यूशंस जो है वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग में भी हुए और क्रिटिकल केयर यूनिट्स में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस मेडिकल एडवांसेस के साथ साथ हुए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर लिखा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिकॉग्नाइज द नीड टू कंसीडर द सीवियरिटी ऑफ इलनेस फॉर बेड एलोकेशन ऑफ पेशेंट्स एंड शी प्लेस द सीरियसली इल पेशेंट नियर द नर्स स्टेशन। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे तो फर्स्ट टाइम उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया था कि इलनेस जो है उसकी सीवियरिटी भी होती हैं, यानी कुछ इलनेसेस ऐसे होते हैं जो कि सीवियर होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं, सीवियर होते हैं, और उस टाइम पेशेंट्स का सही तरीके से ख्याल करना ज़रूरी होता है। इस बात को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिकॉग्नाइज़ किया और उन्होंने क्या किया, बेड एलोकेशन पे काम की, और जो नर्सिंग स्टेशन थी जहाँ पे नर्सेज रुकती थी उस टाइम उन्होंने कहा कि ये जो सीरियसली इल पेशेंट है तो उनको उनके करीब उनके बेड जो है वो होने चाहिए। इस बात को उन्होंने रियलाइज़ किया। उनकी इसके पीछे सोच ये थी कि अगर नर्सेज स्टेशन के करीब क्रिटिकल इल लोगों के बेड होंगे तो उनको जब भी ज़रूरत होगी, जब भी इमरजेंसी होगी तो नर्सेज जल्दी से उनके पास पहुंच के उनको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। In 1923, John Hopkins University Hospital developed a special care unit for neurological patients.
और फिर क्या हुआ कि 1923 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है वहाँ पे एक स्पेशल केयर यूनिट बनाई गई, और वो न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स के लिए थी, जिनकी न्यूरो सर्जरी होती थी, तो उनके लिए एक स्पेशल केयर यूनिट वहाँ पे बनाई गई थी 1923 में। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, मे बी आप लोगों से MCQs में पूछी जा सकती हैं। After World War II, modern medicine's concept of triage and specialty nursing came into existence। और फिर बाद में जब वर्ल्ड वार टू आया तो उस टाइम, मैं आप लोगों को पिछली वीडियो लेक्चर में भी बता चुकी थी कि जब वर्ल्ड वार टू आया तो उस टाइम जो नर्सिस थे तो उनकी वैल्यू महसूस होने लगी। यही वर्ल्ड वार टू जो है ये नर्सिस की वैल्यू बढ़ाने में भी एक किरदार अदा करती हैं, कि उस टाइम लोगों को ये एहसास हुआ कि नर्सिस जो है वो कितने उनकी ज़रूरत होती हैं और कितनी उनकी इम्पोर्टेंस है, और वो कितने अच्छे तरीके से जब कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है तो वो किस तरह अच्छे तरीके से केयर प्रोवाइड करते हैं और उनकी वजह से कितने लोगों की जान बच जाती हैं। तो ये उस टाइम काफ़ी हद तक रियलाइज़ ये बात हो चुकी थी। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि वर्ल्ड वार टू के बाद क्या हुआ, जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो कंसेप्ट है ट्रिएज का, तो ये आप लोगों को पता है कि ट्रिएज वो प्रोसेस होती है जिसमें हम पेशेंट्स को उनके सीवियरिटी के बेस पे उनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन से पेशेंट ऐसे हैं जिनको अर्जेंट नीड है मेडिकल अटेंशन की, कि अगर उस टाइम उस इमरजेंसी सिचुएशन में अगर उनको उसी टाइम जल्दी से केयर मिल जाती है तो उनकी जान बच सकती है, वरना अगर उसमें थोड़ी सी भी देर कर दी गई तो उनकी जान फिर नहीं बच सकती। तो ये जो सीवियरिटी के बेस पे पेशेंट्स को प्रायोरिटाइज करने का जो प्रोसेस है तो उसको हम कहते हैं ट्राइएज सिस्टम। अक्सर ये जो डिज़ास्टर वगैरह होते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस तो वहाँ पे इनको वो अप्लाई किया जाता है। मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ ये, जब मैं आप लोगों को डिज़ास्टर पढ़ा रही थी, CHS का एक यूनिट था आप लोगों का 6 सेमेस्टर का, तो उसमें मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुकी थी ट्राइएज का कंसेप्ट। तो वही बात कि ये जो ट्राइएज और स्पेशलिटी नर्सिंग हैं और जो मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं तो ये वर्ल्ड वार टू के बाद आने लगी। और स्पेशलिटी नर्सिंग मींस के डिफरेंट स्पेशल फील्ड नर्सिंग के अंदर, इससे पहले तो ये होता था कि बस नर्सिस जो है वो एक नर्स जनरलिस्ट हैं जो कि हर जगह पे काम कर सकते हैं, हर जगह पे काम करने के लिए एक जैसे ही सब होते थे। लेकिन फिर यहाँ पे ये बात रियलाइज़ की गई कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट हो, जहाँ पे ऐसे पेशेंट हो जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो उनके लिए वहाँ पे ऐसे नर्सेस होने चाहिए जो कि तेज़ हो, जो कि ज़्यादा स्किलफुल हो। तो इस हद तक इस बात को रियलाइज़ उस टाइम की गई थी। As surgical techniques advanced, it became necessary that post-operative patients required careful monitoring, and this brought about the recovery room। क्या हुआ कि जैसे ही सर्जिकल टेक्निक्स एडवांस होती गई तो इस बात को ये बात जो है वो ज़रूरी समझी गई, ज़रूरत महसूस हुई कि जो पेशेंट्स हैं जिनकी सर्जरी हो जाती हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव उनको केयरफुल मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, कि सर्जरी के बाद उनकी सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, रिकवरी रूम बने। इससे पहले रिकवरी रूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे ही सर्जिकल टेक्निक्स एडवांस होती गई तो ये ज़रूरत महसूस की गई कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को एक ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ पे उनकी केयरफुल मॉनिटरिंग की जा सके, तो इसीलिए रिकवरी रूम्स बनने शुरू हो गए। 1950 द एपिडेमिक ऑफ पोलियोमाइलाइटिस नेसेसिटेड thousands of patients requiring respiratory assist devices and intensive care। यानी यहाँ पे पोलियोमाइलाइटिस का आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के, पोलियोमाइलाइटिस प्राइमरीली ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। जब नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती हैं तो जो मोटर न्यूरॉन्स है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो वो इफेक्ट हो जाती हैं। फिर उसकी वजह से ये होता है कि जो मसल्स हैं तो उनकी पैरालिसिस हो जाती हैं और ओवरऑल मसल एक वीकनेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जब सीवियर केसेस होते हैं पोलियोमाइलाइटिस के तो उसमें जो ब्रीथिंग मसल्स है, जितने भी मसल रेस्पिरेटरी मसल्स जिन्हें हम कहते हैं जो ब्रीथिंग में इन्वॉल्व हैं, तो वो वीक पड़ जाते हैं और उनके वीकनेस की वजह से बंदे को बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि जब पोलियोमाइलाइटिस की एपिडेमिक वो शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा उस टाइम एपिडेमिक हो रही थी, बहुत ज़्यादा फैल रही थी पोलियोमाइलाइटिस, तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पेशेंट्स जो है उनको ज़रूरत पड़ी कि उनको कोई रिस्पायरेटरी ऐसा डिवाइस हो जो कि उनको रिस्पायरेशन में जो उनको ब्रीथिंग में मदद दे सके। और उनको फिर इंटेंसिव नर्सिंग केयर की भी ज़रूरत महसूस हुई कि अब ये पेशेंट्स जो कि इनको रिस्पायरेशन में भी मदद चाहिए, ब्रीथिंग में भी इनको कोई डिवाइस चाहिए, तो इनको इंटेंसिव नर्सिंग केयर भी मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम
came about newer horizon in the cardiothoracic surgery with refinements in intraoperative membrane oxygen techniques। फिर क्या हुआ, उसी टाइम 1950s में ही ऐसा हुआ कि ये जो कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज़ हैं तो इनमें बहुत सारे एडवांसमेंट जो है वो शुरू हो गए। डिफरेंट कार्डियोथोरेसिक ऐसे सर्जरीज़ आने शुरू हो गए जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे थे। तो उनके लिए ऐसा किया गया कि इंट्रा ऑपरेटिव मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन जो है उसकी ज़रूरत पड़ी। ये इंट्रा ऑपरेटिव मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन जो है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने कभी सुना भी होगा, एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, इक्मो के नाम से आप लोगों ने कभी सुना होगा, इक्मो के नाम से, कि उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। ये एक लाइफ सपोर्ट टेक्निक होती है जिसमें ऐसे पेशेंट्स जिनको सीवियर लंग फेलियर हो या फिर हार्ट फेलियर हो तो उनको टेम्पोररी सपोर्ट दी जाती हैं, टेम्पोररी तौर पे सपोर्ट उनको दी जाती हैं, जिसमें ये किया जाता है कि उनकी जो ब्लड है वो रिमूव की जाती हैं एक ट्यूब के थ्रू उनके बॉडी से, और फिर उसे ऐसे मेम्ब्रेन से पास किया जाता है कि उस मेम्ब्रेन के ज़रिए वहाँ पे उसके साथ ऑक्सीजन मिला दी जाती हैं, ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ पे उस मेम्ब्रेन से गुजरने के बाद वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में वो वहाँ पे रिलीज़ हो जाती हैं और ऑक्सीजन उस मेम्ब्रेन के थ्रू उस ब्लड के साथ मिक्स हो जाती हैं, और अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक दूसरे ट्यूब के थ्रू पेशेंट के बॉडी में फिर चली जाती हैं। जिस तरह डायलिसिस का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसी तरह ये एक ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने का एक तरीका था जो कि डिफरेंट सर्जरीज़ के दौरान भी कभी कभी इसको अप्लाई की जाती थी, और कभी कभी ऐसे टाइम पे जब ट्रीटमेंट्स जो है सारे ट्रीटमेंट्स जब हार जाते थे, कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो लंग फेलियर या हार्ट फेलियर के लिए फिर काफ़ी नहीं होती थी और बंदे को सांस लेने की ज़रूरत पड़ती थी, तो उस टाइम फिर टेम्पररी तौर पे इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन ज़्यादातर ड्यूरिंग सर्जरीज़ जो है कार्डियक सर्जरीज़ या फिर लंग ट्रांसप्लांट जो की जाती थी उस टाइम, तो उसके लिए उस टाइम ड्यूरिंग सर्जरीज़ ये प्रोसीजर जो है वो की जाती थी। तो इसके लिए फिर ज़रूरत महसूस हुई कि ऐसा जगह हो जो कि एक ऐसा मतलब स्पेशल एक एरिया हो। इस तरह उनको लगा कि एक जगह जो है वो होनी चाहिए जो कि स्पेशल एरिया हो, इस तरह के जो एडवांस प्रोसीजर्स जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्रोसीजर्स होते हैं तो वो करने के लिए कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि उसमें जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितनी भी एडवांसमेंट्स है वो हो। तो इस तरह उनको ज़रूरत महसूस होने लगी। लेट 1950s, बिगिनिंग ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट, 1965 फर्स्ट स्पेशलाइज्ड आईसीयू द कोरोनरी केयर यूनिट, इमरजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड आईसीयूज। क्या हुआ कि लेट 1950s में जाके फिर क्रिटिकल केयर यूनिट्स बनने लगे। 1965 में पहला स्पेशलाइज्ड आईसीयू बना था, ये आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। कोरोनरी केयर यूनिट्स भी फिर बनने लगे। इसी तरह स्पेशलाइज्ड आईसीयूज़ जो है उनकी इमरजेंस होने लगी, लेकिन कब जाके, लेट 1950s में जाके, क्योंकि शुरू में यही सारी चीज़ें जैसा कि पोलियोमाइलाइटिस का एपिडेमिक होना जिसकी वजह से ज़रूरत महसूस होना कि ऐसा कोई डिवाइस होना चाहिए जो कि पेशेंट की मदद करे सांस लेने में, या फिर इंटेंसिव केयर नर्सिंग की ज़रूरत का महसूस होना, और फिर जाके कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज़ ऐसे जैसे कि मैंने आप लोगों को इक्मो का बताया, तो इस तरीके के प्रोसीजर्स, इन सब की वजह से जिस तरह मेडिकल सर्जिकल एडवांसमेंट होती जा रही थी तो इनकी ज़रूरत आईसीयूज़ की भी महसूस होने लगी थी। फिर जाके 1950s के लेट में जाके फिर ये बन गए। आखिर 1965 में फर्स्ट स्पेशल आईसीयू जो है वो बन गया था। लेवल्स ऑफ आईसीयू। अच्छा स्टूडेंट्स, अब लेवल्स कितने होते हैं आईसीयूज़ के और इनमें फ़र्क क्या है? तो फर्स्ट वन है लेवल 1 आईसीयू। लेवल 1 आईसीयू रिफर टू एज हाई डिपेंडेंसी। जो लेवल 1 आईसीयू होते हैं तो इनको हाई डिपेंडेंसी एरिया भी कहा जाता है। रिससिटेशन, शॉर्ट टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड सिंपल इन्वेसिव कार्डियोवास्कुलर मॉनिटरिंग फॉर लेस देन 24 आवर्स। यानी इसमें कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो और कम मुद्दत के लिए तो उन पेशेंट्स को यहाँ पे लाया जाता है लेवल 1 आईसीयू में, जहाँ पे रिससिटेशन की जाती हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन की जाती हैं और सिंपल इन्वेसिव कार्डियोवास्कुलर मॉनिटरिंग जो है वो भी यहाँ पे की जाती हैं। लेकिन कितने मुद्दत के लिए? अगर लेस देन 24 आवर्स हो तो यहाँ पे लेवल 1 आईसीयू के अंदर उनको रखा जाता है। फिर जो लेवल 2 आईसीयू है ये क्रोनिकली जो ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं जो क्रोनिक कंडीशन जिनको होती हैं तो उनके लिए फिर लेवल 2 आईसीयूज़ हैं। लोकेटेड इन जनरल हॉस्पिटल
अंडरटेक मोर प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन, ये भी जनरल हॉस्पिटल के अंदर लोकेटेड होते हैं और ये प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। प्रोवाइड ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ जनरल इंटेंसिव केयर, जनरल इंटेंसिव केयर जो है वो भी हाई स्टैंडर्ड वाली यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, इंक्लूडिंग कम्प्लेक्स मल्टी सिस्टम लाइफ सपोर्ट। मतलब ये कि अगर मल्टी ऑर्गन फेलियर है, मल्टी सिस्टम फेलियर हो की तरफ भी अगर पेशेंट की जा रही हैं तो उसके लिए भी कम्प्लेक्स मल्टी सिस्टम लाइफ सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है लेवल 2 ICUs के अंदर। लेकिन ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर लेस देन 24 आवर्स का कोई प्रोसीजर है, कोई रिससिटेशन करानी है, कोई इन्वेसिव सिंपल इन्वेसिव कार्डियोवास्कुलर मॉनिटरिंग है तो फिर वो लेवल 1 ICU में, और जब कोई क्रॉनिक केस हो तो फिर वो लेवल 2 ICU में किया जाता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्रिटिकल केयर नर्स, assessing a patient condition and planning and implementing patient care plans, यानी पेशेंट को एसेस करना उसके कंडीशन की और फिर पेशेंट के लिए प्लानिंग करना और फिर वो जो पेशेंट केयर प्लान्स जो भी बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, ये क्रिटिकल केयर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोवाइड डायरेक्ट कम्प्रिहेंसिव बेड साइड केयर टू द पेशेंट, यानी जो पेशेंट है उसको एक कम्प्रिहेंसिव केयर बेड साइड पे प्रोवाइड करना। कम्प्रिहेंसिव केयर वो केयर के जिसमें जितने भी आस्पेक्ट्स है, साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट हो गया, उनकी अब जो फिज़िकल आस्पेक्ट हो गया, फिजियोलॉजिक आस्पेक्ट हो गया, इसके अलावा उनके जो स्पिरिचुअल आस्पेक्ट वगैरह, तो इन सब को कंसीडर करते हुए जो हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड की जाती हैं तो इसको कम्प्रिहेंसिव केयर कहा जाता है। तो एक कम्प्रिहेंसिव केयर बेड साइड पे प्रोवाइड करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिटिकल केयर नर्स की। इसके अलावा लिखा है ट्रीटिंग वुंड्स एंड प्रोवाइडिंग एडवांस लाइफ सपोर्ट, वुंड्स को ट्रीट करना और एडवांस लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करना। असिस्टिंग फिजिशियंस इन परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, डिफरेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हुए फिजिशियंस जो है उनकी मदद करना, यानी जो फिजिशियंस जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं तो उनको असिस्ट करना, उनकी मदद करना। एबल टू अटैच इक्विपमेंट्स ऑन पेशेंट एंड एज ऑर्डर्ड एंड इंटरप्रेट द डेटा ग्राफ्स ऑन मोनीटर्स, यानी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एबल हो, वो इस काबिल हो कि इक्विपमेंट्स को पेशेंट के बॉडी के साथ अटैच कर सकें और फिर उन वहाँ पे जो डेटा शो होती हैं, जो ग्राफ शो होते हैं मॉनिटर पे, तो उनको इंटरप्रीट कर सके, उनको समझ सके कि वाइटल साइंस वगैरह के अंदर किस किस्म की चेंजेस हो रही हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा लिखा है ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग पेशेंट वाइटल साइंस, इंश्योरिंग दैट वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट फंक्शन प्रॉपरली, इस बात को यकीनी बनाना कि जो वेंटिलेटर्स हैं, जो मॉनिटर्स हैं और जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं तो वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावेनस फ्लूइड्स एंड मेडिकेशंस, जितने भी मेडिकेशंस हैं इंट्रावेनस फ्लूइड है तो उनको एडमिनिस्टर करना। कोलाबोरेटिंग विद फेलो मेम्बर्स ऑफ द क्रिटिकल केयर टीम, क्रिटिकल केयर टीम के जितने भी मेंबर्स हैं तो उनके साथ मिल के कोलाबोरेटिवली काम करना। रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ सेविंग सिचुएशंस यूजिंग नर्सिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स फॉर ट्रीटमेंट, अगर कोई लाइफ सेविंग सिचुएशन है तो उसमें रिस्पॉन्स शो करना, आगे बढ़ के अपना काम करना, नर्सिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए, प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए ट्रीटमेंट में अपना किरदार अदा करना, ये सब कुछ है जिम्मेदारी जो क्रिटिकल केयर नर्सेस हैं उनके। इनके अलावा लिखा है एक्टिंग एज ए पेशेंट एडवोकेट, अपने पेशेंट का एडवोकेट बनना, यानी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएटली, सही तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको लिखना, उनको सेव करना। इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट के सेफ्टी को यकीनी बनाना। फॉलोज द पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स ऑफ द यूनिट एंड इंस्टीट्यूशन, जो इदारा है, जो यूनिट है, वहाँ के पॉलिसीज़, वहाँ के प्रोसीजर्स को फॉलो करना। इज़ एन एक्सपर्ट इन नर्सिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस, और उनको चाहिए कि वो नर्सिंग नॉलेज और नर्सिंग प्रैक्टिस में एक्सपर्ट हो। प्रमोट क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग, और वो जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको वो क्वालिटेटिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो और उसको मज़ीद प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड सपोर्ट टू पेशेंट फैमिलीज़, पेशेंट के जो फैमिलीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा वो परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये सारा एक जो है एक आप लोगों को ज़िम्मेदारियां जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो क्रिटिकल केयर नर्सिस की बताई जा रही हैं। ये आप लोगों ने भी समझने हैं और फिर इसी तरीके से ख़ुद को क्रिटिकल केयर नर्स बनाने के लिए, क्रिटिकल केयर नर्स बनने के लिए ख़ुद को इसी तरह तैयार करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं, जिनमें फ़र्स्ट वन है एंटीसिपेटरी नर्सिंग केयर। एंटीसिपेटरी नर्सिंग केयर कहते हैं स्टूडेंट्स ऐसे नर्सिंग केयर को कि जो कि प्रोएक्टिव
प्लानिंग जिसमें हो और प्रोएक्टिव जिसमें इंटरवेंशंस हो। यानी एंटिसिपेटरी आप लोगों को पता है कहते हैं पहले से, मतलब ये कि जो पेशेंट्स हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम जो है वो आने से पहले उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करना, ऐसा नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना कि जो पेशेंट है उनको कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो, वो प्रॉब्लम से बच सके। पहले से उनको आपने इस तरीके से केयर प्रोवाइड करना है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो ही ना। अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है तो उसको मिनिमाइज़ करना, उसको मिनिमाइज़ के लिए केयर प्रोवाइड करना, तो इसको कहते हैं एंटिसिपेटरी नर्सिंग केयर। कि पहले से आप प्रेडिक्ट करते हैं कि ये अगर सिचुएशन ऐसी होगी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, और उसको बचाने के लिए, उस प्रॉब्लम को होने से रोकने के लिए आप जो केयर प्रोवाइड करते हैं तो वो एंटिसिपेटरी नर्सिंग केयर कहलाती हैं। अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन, जल्दी से डिटेक्ट करना चीज़ों को और उनके लिए फिर सही तरीके से एक्शन लेना टाइम पे। एक्सपर्टीज़ उनमें होना, जितनी भी उनकी नर्सिंग नॉलेज है, नर्सिंग प्रैक्टिस है, उसमें वो महारत रखते हों। सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन जो है वो रखना पेशेंट के साथ भी, पेशेंट के अटेंडेंस के साथ भी, और जो अपना उनका टीम होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का तो उनके साथ कोलैबोरेटिवली काम करना। कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस देके लिखा भी है कि फिर कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस करना। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ द पेशेंट्स फिजियोलॉजिकल डिफेंसेस, जो पेशेंट्स की फिजियोलॉजिकल डिफेंसेस है, जो इम्यून सिस्टम है उनका, उसको प्रिजर्व करना, किसी की तरीके से उसको प्रिजर्व करना, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना कि ऐसा ना हो कि आईसीयू में एडमिट पेशेंट्स जो है उनको कोई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन उनको हो, तो उसको बचाने के लिए जितने भी मेजर्स किए जाते हैं वो सारा कुछ करना जिसके थ्रू प्रिवेंट हो सके इन्फेक्शन। क्राइसिस इंटरवेंशन करना, कोई क्राइसिस हो गई, कोई जो है स्ट्रेस आ गई तो उसको मैनेज करने की कोशिश करना। स्ट्रेस रिडक्शन, आईसीयू के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग चीज़ें होती हैं और इन सब की वजह से पेशेंट की जो आराम होती है, सुकून होती है, वो बर्बाद होती हैं और उसको स्ट्रेस मज़ीद ज़्यादा होती हैं, तो उनको किसी तरीके से कम करके स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करना। और इथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉलो करना, जितने भी इथिकल प्रिंसिपल्स हैं कि पेशेंट को जो है वो बेनिफिसेंस शो करना है, नॉन मालेफिसेंस है, ऑटोनॉमी है, जितने भी इथिकल प्रिंसिपल्स हैं तो उनको फॉलो करना। ये प्रिंसिपल्स है क्रिटिकल केयर नर्सिंग के। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स फॉर आईसीयू। अब कुछ मॉडल्स हैं कि आईसीयू की जब ऑर्गेनाइजेशन होती है, आईसीयू जब उसको तरतीब देते हैं, हम एक आईसीयू बनाते हैं तो उसके लिए मॉडल्स है कि किस किस किस्म के आईसीयूज़ हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन है ओपन मॉडल। ओपन मॉडल के जो आईसीयूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे आईसीयूज़ होते हैं कि जिसमें जो एक पेशेंट होता है जो एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसकी जो अटेंडिंग फिजिशियंस है जिन्होंने उस पेशेंट को शुरू में अटेंड किया था डिफरेंट स्पेशलिटीज़ से, जैसे कि अगर कोई लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गया हो तो पल्मोनोलॉजी वाले, इसी तरह कार्डियोलॉजी वाले, इसी तरह डिफरेंट जो है सर्जरी वाले, तो वो उनके प्राइमरी फिजिशियंस कहलाते हैं या प्राइमरी डॉक्टर्स आप कह लें, तो वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए। यानी वो अगर आईसीयू में आके एडमिट भी हो तो आईसीयू में एडमिट होने के बाद भी उनकी जो प्राइमरी अटेंडिंग फिजिशियंस जो हैं वो उनके ऊपर उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उस पेशेंट के केयर की, और वो कोलैबोरेट करे। वहाँ पे जो इंटेंसिविस्ट होते हैं, इंटेंसिविस्ट कहते हैं वो लोग जो कि स्पेशलिटी जिनकी होती है क्रिटिकल केयर से रिलेटेड जो स्पेशलिटी रखते हैं तो उनको इंटेंसिविस्ट कहा जाता है। तो वो जो लोग होते हैं वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अपने, तो उनके साथ भी कोलैबोरेट करके या फिर ख़ुद भी उनको केयर प्रोवाइड करे, लेकिन उनकी मेन जो जिम्मेदारी होती है वो जो प्राइमरी अटेंडिंग फिजिशियंस हैं, उनका जो प्राइमरी जिन्होंने उनको अटेंड किया है, चाहे वो कार्डियोलॉजी से हैं, पल्मोनोलॉजी से है, जहाँ से भी हैं, तो वो जो डॉक्टर है उस पर सारा पेशेंट का जिम्मेदारी होता है। तो ये कहलाती है ओपन मॉडल आईसीयू। देखिए इसमें लिखा भी है अलाउज मेनी डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द मेडिकल स्टाफ टू मैनेज पेशेंट इन द आईसीयू। यानी ये अलाउ करती हैं डिफरेंट मेंबर्स को, डिफरेंट मेडिकल स्टाफ्स को कि वो आके पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं आईसीयू के अंदर। और जो क्लोज्ड मॉडल है, तो जो क्लोज्ड मॉडल है इसमें ये होता है कि जो इंटेंसिविस्ट होता है
जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जिसको हम कहते हैं या फिर उसको हम इंटेंसिविस्ट कहते हैं, तो वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए, उसकी जितनी भी केयर होती है उसके लिए, और जितने भी पेशेंट्स आईसीयू के अंदर एडमिट होते हैं उन सब के लिए। मे बी उनका जो प्राइमरी डॉक्टर है वो भी उनको देख सकते हैं, लेकिन मेजर जो जिम्मेदारी होती है वो इंटेंसिविस्ट पे होती है। तो इस किस्म की जो जो मॉडल होती हैं तो वो कहलाती हैं क्लोज मॉडल। देखिए इसमें लिखा भी है इज़ लिमिटेड टू आईसीयू सर्टिफाइड फिजिशियंस, जो आईसीयू सर्टिफाइड फिजिशियंस है जिनको हम इंटेंसिविस्ट्स कहते हैं, मैनेजिंग फॉर द केयर ऑफ ऑल पेशेंट, वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं तो उनको केयर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ उन पे होती है जो इंटेंसिविस्ट होते हैं। तो ये क्लोज मॉडल ऑफ आईसीयू कहलाती हैं। अब हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल जो है ये एक ऐसी मॉडल है जो कि दोनों को, ओपन मॉडल और क्लोज मॉडल दोनों को कंबाइन करती है। हाइब्रिड मॉडल आईसीयू में ये होता है कि पेशेंट जो है वो इनिशियली जब एडमिट होता है तो उसके जो प्राइमरी डॉक्टर्स है, प्राइमरी फिजिशियंस जो है वो उनको मैनेज करते हैं, और फिर बाद में जब इंटेंसिविस्ट जो है वो उनको देखते हैं, उनके काम संभालने लगते हैं, तो फिर वो उनको देखते हैं उन पेशेंट्स को, जितनी भी स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल केयर इंटरवेंशंस उनको चाहिए होती हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं। और फिर वो ये जो प्राइमरी जो अटेंडिंग फिजिशियंस हैं इनके साथ मिल के कोलैबोरेटिवली एक कम्प्रिहेंसिव केयर जो है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं आईसीयू के अंदर। तो ये कहलाती हैं हाइब्रिड मॉडल ऑफ आईसीयू। देखिए इसमें लिखा भी है which combines aspect of open and closed model by staffing the ICU with an attending physician। उसमें क्या किया जाता है, क्लोज और जो ओपन मॉडल है इनको कंबाइन किया जाता है, और जो अटेंडिंग फिजिशियन है उसको भी आईसीयू में लाया जाता है। आर टीम टू वर्क इन एसोसिएशन विद प्राइमरी फिजिशियन, या ये जो आईसीयू का टीम है ये प्राइमरी फिजिशियन के साथ मिल के जो है एसोसिएशन में काम करते हैं। तो ये हाइब्रिड मॉडल कहलाती हैं। अब स्टाफिंग की बात आ गई। स्टाफिंग के बारे में लिखा है मेडिकल स्टाफिंग इंक्लूड एन आईसीयू डायरेक्टर इंटेंसिविस्ट। मेडिकल स्टाफिंग के अंदर आईसीयू का डायरेक्टर होता है, यानी जो स्पेशलाइजेशन की होती हैं, जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट होता है वो यहाँ का डायरेक्टर कहलाता है, जिसे हम इंटेंसिविस्ट भी कहते हैं। with sufficient experience to provide for patient care, administration, teaching, research, audits, etc. और इसके अलावा ये जो इंटेंसिविस्ट, ये जो डायरेक्टर हैं, तो इनको सफिशेंट एक्सपीरियंस होनी चाहिए कि ये पेशेंट केयर भी प्रोवाइड कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये काम कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स के जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं आईसीयू के, जिसमें स्टाफिंग की शेड्यूल हो गई, रिसोर्स एलोकेशन हो गई, और हॉस्पिटल पॉलिसीज़ और प्रोटोकॉल्स के साथ जो एडहियरेंस है उसको इंश्योर करना, ये सारी चीज़ें कहलाती है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी वो भी उसको आते हो, उसमें भी एक्सपीरियंस रखते हो। इसके अलावा टीचिंग में आईसीयू डायरेक्टर्स जो है वो डिफरेंट किस्म की टीचिंग वो कर सकते हैं, जैसा कि पेशेंट और उनके जो अटेंडेंट हैं उनको अगर किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, या फिर जो मेडिकल जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, या फिर टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी वो एजुकेट कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च भी उनको आती हो। रिसर्च इन ए सेंस के जो आईसीयू डायरेक्टर्स होते हैं तो एक्टिवली उनको इन्वॉल्व होना चाहिए जो क्लिनिकल रिसर्च होती हैं उनमें, ताकि वो डिफरेंट जो है जो न्यू स्टडीज़ के थ्रू जो एडवांस नॉलेज आती है क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, जिससे पेशेंट की आउटकम जो है वो इम्प्रूव हो सके और जिससे क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो इन्हेंस हो सके, ताकि वो न्यू चीज़ें जो है वो ला सके, वो न्यू चीज़ें अप्लाई कर सकें। तो इसीलिए उनको रिसर्च में इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है उनके लिए। और इसके अलावा ऑडिट्स जो होते हैं, डिफरेंट सिस्टमेटिक रिव्यू करना वेरियस एस्पेक्ट्स की, जिसके अंदर पेशेंट केयर भी आती हैं, क्लिनिकल प्रोसेसेस भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस भी आते हैं हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, यानी एक आईसीयू के अंदर। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक जानकारी रखना जो है उसको कहते हैं ऑडिट्स। तो ऑडिट्स भी उनकी ज़िम्मेदारी होती है। जो आईसीयू डायरेक्टर्स होते हैं उनको ये चाहिए होता है कि डिफरेंट जो प्रोसेस हो रहे होते हैं तो उनमें उनकी वो ख़बर रखें, ताकि इसका पर्पस ये है कि वो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, जो कंप्लायंस है उसको मॉनिटर कर सकें, और जो जितना भी परफॉर्मेंस है आईसीयू के अंदर तो उसको इवैल्यूएट कर सकें, ताकि मज़ीद इम्प्रूवमेंट वो कर सकें। इसके अलावा लिखा है trained nursing staff 1:1 for ventilated patients and 1:2 for other patients, nurse in charge विद आईसीयू क्वालिफिकेशन। अच्छा, यानी
ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ होनी चाहिए। जो पेशेंट वेंटिलेटर में है तो उनके लिए एक पेशेंट के साथ एक नर्स जो है वो ज़रूर होना चाहिए, और जो दूसरे पेशेंट्स हैं जो कि वेंटिलेटर में नहीं हैं तो फिर वो उन पेशेंट्स के लिए एक नर्स 2 पेशेंट्स के लिए काफ़ी हैं, उनको देख सकती हैं। इसके अलावा जो नर्सिंग इंचार्ज होते हैं तो उनके साथ आईसीयू क्वालिफ़िकेशन जो है वो होना चाहिए। एलाइड हेल्थ एंड एंसिलरी स्टाफ, अब जो एलाइड हेल्थ और एंसिलरी स्टाफ्स हैं तो उनके बारे में लिखा है कि रिस्पायरेटरी सर्विसेज देने के लिए स्टाफ हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, डाइटिशियन हो, बायोमेडिकल इंजीनियर हो। बायोमेडिकल इंजीनियर जो आईसीयू के अंदर होते हैं तो ये वो लोग होते हैं जो कि डिफरेंट जो इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं और बायोलॉजिकल सर्विसेज हैं तो वो उनको इकट्ठा करके अपना काम जो है वो कर सके। अब आईसीयू के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आईसीयू के अंदर ये लोग इसलिए होते हैं ताकि जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है आईसीयू के अंदर, जो डिफरेंट लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनमें अगर कोई ख़राबी वगैरह आ जाए तो उसको वक्त में ठीक कर सकें, और उनकी जो फंक्शन होती हैं तो उसको वो देख सके और जितना हो सके ऑप्टिमाइज़ करें उनको पेशेंट केयर और पेशेंट के सेफ्टी के लिए। तो इसीलिए वहाँ पे बायोमेडिकल जो इंजीनियर्स हैं वो होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे टेक्नीशियंस होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इसीलिए होते हैं ताकि डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं तो उनको वो देख सकें और उनकी जो एप्लीकेशन है जिससे पेशेंट को सपोर्ट मिलती है, पेशेंट को केयर मिलती है और डेटा मैनेजमेंट जो होती हैं तो इस सब को यकीनी बनाने के लिए वहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स भी होते हैं। सोशल वर्कर्स वहाँ पे होते हैं। सोशल वर्कर्स वहाँ पे इसलिए होते हैं ताकि हॉलिस्टिक केयर जो प्रोवाइड की जा रही है उसको सपोर्ट मिल सके, और ये इनका काम ये होता है कि इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जो है उसको फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा काउंसलर्स का होना भी ज़रूरी है। काउंसलर्स भी इमोशनल इमोशनल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने के लिए, कोपिंग स्ट्रेटजीज़ वो सिखाने के लिए, डिफरेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज़, डिफरेंट कोपिंग टेक्निक्स जो है वो पेशेंट को सिखाते हैं और उनके फैमिली को कि किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, किस तरीके से एंजाइटी को मैनेज किया जा सकता है और किस तरीके से डिफरेंट इमोशनल चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए काउंसलर मौजूद होते हैं। हाउस कीपिंग स्टाफ भी होते हैं। हाउस कीपिंग स्टाफ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका प्राइमरी फोकस होता है क्लीननेस पे, सैनिटेशन पे और सेफ्टी पे, कि वो लोग ऐसा करते हैं कि पेशेंट के रूम्स वगैरह को साफ़ करते हैं, इक्विपमेंट्स को वो स्टरलाइज करते हैं। इसके अलावा वेस्ट वगैरह जो है उनको मैनेज करते हैं ताकि पेशेंट जो है उसको कोई बीमारी ना लग सके, उसको सपोर्ट मिल सके और इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके आईसीयूज़ के अंदर, तो वो इसीलिए होते हैं। आईसीयू इक्विपमेंट्स आप देख लें स्टूडेंट्स, डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं तो ये आईसीयूज़ के अंदर होते हैं। जब आप लोग क्लिनिकल्स पे आप लोग जाते होंगे, अभी आप लोगों का 7th सेमेस्टर है तो जितने भी लोग क्लिनिकल्स पे जा रहे हैं तो वो लोग इन चीज़ों को देखते होंगे आईसीयूज़ के अंदर कि ये सारे इक्विपमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये यहाँ पे डिज़ाइन है आईसीयू का, एक डिज़ाइन आप लोगों को दिखाया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईसीयू की जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरह की होनी चाहिए, और उसके बारे में लिखा है इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंट प्लानिंग। आईसीयू की ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटेलिजेंट प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। वन मस्ट कीप द नीड ऑफ हॉस्पिटल एंड इट्स लोकेशन। अब एक बंदा जो है उसको ये बात उसके जहन में ज़रूर होनी चाहिए कि एक हॉस्पिटल के अंदर इसकी कितनी नीड है और इसकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए। और इसकी लोकेशन का यहाँ पे इसलिए ज़िक्र है क्योंकि हमेशा आईसीयू की लोकेशन ऐसे जगह पे होती हैं कि जहाँ पे ज़्यादा रश ना हो, जहाँ पे पेशेंट को आसानी के साथ तेज़ी से उसको पहुँचाया जा सके। तो इसी तरह वन आईसीयू में नॉट कैटर टू ऑल नीड्स, यानी इसका मतलब ये है कि एक आईसीयू जो है वो तमाम नीड्स जो है उनको पूरा नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हॉस्पिटल कितना बड़ा है, उसमें मरीज़ जो है वो किस तरीके से मरीज़ आते हैं, कितने मरीज़ आते हैं और वहाँ पे कितने आईसीयू जो है वो बन सकते हैं तो उससे ज़रूरत पूरी हो सकती है, और उनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। एन इंस्टीट्यूट में plan beds into multiple units under separate management by single discipline specialists such as medical ICU, surgical ICU, CCU, burn ICU, trauma ICU etc. यानी कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो ऐसे भी
प्लान बनाते हैं कि वो मल्टीपल यूनिट्स के अंदर बेड जो है वो सेपरेट करते हैं, अलग करके रखते हैं, उनको कुछ इस तरीके से मैनेज करते हैं और उनको अलग अलग स्पेशलिटीज़ के तौर पे वो दिखाते हैं। जैसे कि मेडिकल आईसीयू वो अलग बनाते हैं, सर्जिकल आईसीयू अलग रखते हैं, जो कोरोनरी केयर यूनिट है सीसीयू वो अलग रखते हैं, और बर्न आईसीयू अलग रखते हैं, और ट्रॉमा आईसीयू जो है वो अलग रखते हैं। द नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स इन ए हॉस्पिटल रेंज फ्रॉम 2 to 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स। एक हॉस्पिटल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स हैं तो उसमें से 2 से लेकर 20% तक आईसीयू के बेड्स होने चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोगों से मे बी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। आईसीयूज विद fewer than the recommended number of beds are not cost effective and excess beds are unmanageable। यानी आईसीयू में अगर इससे कम बेड्स जो है वो रखे गए तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा, और ये अगर ज़्यादा बेड रखे गए, इससे ज़्यादा बेड अगर रखे गए तो फिर वो अनमैनेजेबल है, उनको फिर मैनेज नहीं किया जा सकता। इतने सारे अगर क्रिटिकल पेशेंट्स होंगे तो फिर उनको फिर मैनेज करना मुश्किल है। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड है कि एक हॉस्पिटल के अंदर जितने भी बेड्स है तो उनमें से 2 से लेकर 20% तक जो बेड्स है वो आईसीयू के होने चाहिए। इसके अलावा 10% ऑफ टोटल आईसीयू बेड्स आर अलॉटेड टू वर्ड आइसोलेशन रूम, और आईसीयू के अंदर जितने परसेंट में भी वो बेड्स हैं तो उनमें से 10% बेड जो है वो आइसोलेशन रूम जो है उसके लिए अलग करने चाहिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहली बात तो ये है कि हॉस्पिटल में जितने भी बेड्स हैं तो उनमें से 2 to 20% बेड्स जो है वो आईसीयू में होने चाहिए। अब आईसीयू में जितने परसेंट में भी बेड्स रखे गए हैं तो उनमें से 10% जो है वो आइसोलेशन रूम के लिए होने चाहिए, जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स को रखा जाए जिनको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि फैलने का बहुत ज़्यादा ख़दशा है इस तरह, या फिर कोई ऐसी प्रोसीजर अप्लाई की जा रही है जो कि किसी दूसरे पेशेंट्स के साथ एक ही उसके अंदर नहीं हो सकती, तो इसीलिए उनको भी अलग जो है वो ले जाके वो प्रोसीजर किया जाता है। तो यहाँ पे मेनली आइसोलेशन रूम उन पेशेंट्स के लिए होती है जो कि ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ होते हैं जो कि जिसका फैलने का, स्प्रेड होने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। Each intensive care unit should be a geographically distant area within the hospital with controlled access। जो भी इंटेंसिव केयर यूनिट हो जहाँ पे भी हो तो वो ऐसे जगह पे होना चाहिए कि जियोग्राफिकली थोड़ा डिस्टेंट हो, थोड़ा अलग थलग जगह पे हो, और उसके ऊपर जो है कंट्रोल्ड एसेस हो, जल्दी से वहाँ पे पहुँचा भी जा सके। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा वो रश वाली जगह पे ना हो, और दूसरी बात ये कि उसकी एसेस जो है वो भी कंट्रोल्ड हो, जल्दी उसमें पहुँचा जा सके। नो थ्रो ट्रैफिक टू अदर डिपार्टमेंट शुड अकर। दूसरे डिपार्टमेंट की वजह से ऐसे जगह पे ना हो कि दूसरे डिपार्टमेंट्स की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक हो और पेशेंट को ले जाते वक्त दुश्वारियाँ हो। सप्लाई एंड प्रोफेशनल ट्रैफिक शुड बी सेपरेटेड फ्राम पब्लिक और विजिटर ट्रैफिक। अब ये यहाँ पे जो आईसीयू का रास्ता है वो अलग होना चाहिए, जो दूसरे जो पब्लिक ट्रैफिक है उनसे, जो विजिटर ट्रैफिक है उनसे इसका रास्ता जो है वो अलग होना चाहिए। Location should be chosen so that the unit is adjacent to or within direct elevator travel to and from the emergency department, operating room, इंटरमीडिएट केयर यूनिट्स एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। अब लोकेशन इस तरह होनी चाहिए कि वो करीब हो या ऐसा हो कि बिल्कुल जो है जहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ऑपरेटिंग रूम है, जहाँ पे इंटरमीडिएट केयर यूनिट्स जो डिपेंडेंसी यूनिट्स होते हैं वो है, और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है तो उसके छत पे होना चाहिए। जहाँ पे इमरजेंसी वाले ये एरियाज़ है तो उसके छत पे होना चाहिए, और सिर्फ एक ही एलिवेटर यानी एक ही जो है उसमें लिफ्ट के थ्रू एक ही स्टेप में वहाँ पे पहुँचा जा सके, तो इस तरह उनकी लोकेशन होनी चाहिए। कॉरिडोर्स, लिफ्ट्स एंड रैम्प्स शुड बी spacious enough to provide easy movement of bed trolley of a critically sick patient। यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉरिडोर्स, लिफ्ट्स वगैरह हैं तो वो इस तरीके से बने हों कि उसमें आसानी के साथ पेशेंट की बेड जो है वो आ सके और वो आसानी के साथ उसमें पेशेंट को ले जा सके। बेड स्पेस के बारे में लिखा है कि बेड स्पेस कितनी होनी चाहिए, तो लिखा है 150 to 200 स्क्वायर फीट एरिया पर ओपन बेड विथ 8 फीट। यानी इसका मतलब ये है कि
एक बेड जो है उसके लिए 150 to 200 स्क्वायर फीट इतना एरिया वो कवर करता हो, और एक बेड और दूसरे बेड के दरमियान 8 फीट जो है इसका फासला हो। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आप लोगों से एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि आईसीयू के अंदर अगर 4-5 बेड पड़े हुए हैं तो उनमें फासला कितना होना चाहिए। तो ये आप लोगों को याद हो कि 8 फीट का होना चाहिए। 225 to 250 स्क्वायर फीट एरिया पर बेड इफ़ इन ए सिंगल रूम, और अगर सिंगल रूम हो तो वहाँ पे जो बेड है तो वो 225 से लेके 250 स्क्वायर फीट एरिया वो कवर करें। और ये सिर्फ वो बेड ही नहीं कवर करती बल्कि उसके इर्द गिर्द जो मशीन वगैरह होते हैं तो वो सारी चीज़ें मिला के इतना एरिया जो है वो कवर होती हैं। वो बेड शुड बी एडजस्टेबल विद साइड रेल होने चाहिए उसके साथ, एंड व्हील्स, नो हेड बोर्ड शुड बी दियर। साइड रेल और व्हील होने चाहिए लेकिन जो हेड बोर्ड है वो नहीं होना चाहिए। हेड बोर्ड इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हेड साइड है वहाँ पे भी प्रैक्टिशनर्स आके खड़े हो सकते हैं और वो प्रोसीजर्स कर सकते हैं, तो उनकी आसानी के लिए यहाँ पे लिखा है कि हेड बोर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए। आइसोलेशन रूम यहाँ पे आप लोगों को दिखाई गई है कि आइसोलेशन रूम जो है वो कैसी होती हैं, और यहाँ पे जो एरिया होता है वो 20 to 50 स्क्वायर फीट का एरिया होता है। पेशेंट एरियाज़, अब जो पेशेंट का बेड होता है आईसीयू के अंदर तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का वहाँ पे होना ज़रूरी है और उनके फंक्शंस क्या है, इसके बारे में लिखा है 3 ऑक्सीजन आउटलेट्स, 3 सक्शन आउटलेट्स, गैस्ट्रिक, ट्रेकियल एंड अंडर वाटर सील, 2 कंप्रेस्ड एयर आउटलेट्स एंड 16 पावर आउटलेट्स पर बेड कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि 3 ऑक्सीजन आउटलेट्स होने चाहिए। आउटलेट कहते हैं स्टूडेंट्स कि वो पॉइंट जहाँ से कोई चीज़ जो है वो आ रही हो, जैसा कि ऑक्सीजन जो है या फिर सक्शन के लिए सक्शन की एसेस वहाँ से हो, या फिर ऑक्सीजन की एसेस ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ से हो, तो उस चीज़ को उस एरिया को हम कहते हैं आउटलेट। तो ऑक्सीजन के लिए 3 जो है वो आउटलेट्स होने चाहिए, जहाँ से एक बेड के पास जो है वो 3 आउटलेट्स होने चाहिए ऑक्सीजन के लिए। और सक्शन आउटलेट्स की जहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ पे सक्शन आउटलेट्स के लिए भी लिखा है कि 3 सक्शन आउटलेट्स होने चाहिए, जिनमें से एक गैस्ट्रिक सक्शन के लिए हो, एक जो है वो ट्रेकियल सक्शन के लिए हो, और एक जो है वो चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है, जो यहाँ पे लिखा है अंडर वाटर सील का। तो ये अंडर वाटर सील जो है ये ऐसी सक्शन होती हैं जो कि चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के लिए होती हैं। तो ये इसलिए किया जाता है कि अगर कोई फ्लूइड लीक हो रही है चेस्ट कैविटी से, तो उसके लिए ये जो सक्शनिंग की जो प्रोसीजर होती है, सक्शनिंग की जो मेथड होती है, तो ये अंडर वाटर सील के तौर पे होती हैं। ये इसलिए होती हैं क्योंकि अंडर वाटर ये इसलिए होती हैं क्योंकि ये जो रिटर्निंग एयर होती है तो उसको रोकने के लिए, कि एक दफ़ा अगर ड्रेनिंग की जा रही है, चेस्ट से ड्रेन की जा रही है, तो दोबारा वहाँ पे हवा को नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए ये अंडर वाटर सील जो है ये सक्शन यूज़ की जाती हैं। तो ये 3 होने चाहिए और 2 कंप्रेस्ड एयर आउटलेट्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर की बात आ गई स्टूडेंट्स, तो खैर आप लोग जब क्लिनिकल्स ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को इन चीज़ों का पता होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि कंप्रेस्ड एयर जो है वो प्रेशराइज्ड एयर को कहते हैं। कि एक जो इक्विपमेंट होता है कंप्रेसर, तो उसके थ्रू क्या किया जाता है कि जो रेगुलर एयर होती है इन्वायरमेंट में तो वो ली जाती हैं और मैकेनिकली या फिर इलेक्ट्रिकली उसको कंप्रेस किया जाता है। और जब इसको कंप्रेस किया जाता है तो इसकी वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं और इसकी प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो इस एयर को फिर हम कहते हैं कंप्रेस्ड एयर। और ये कंप्रेस्ड एयर जो है इसको टैंक्स के अंदर स्टोर किया जाता है और डिफरेंट पाइपिंग सिस्टम के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये मेडिकल फैसिलिटी के अंदर यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के अंदर आईसीयू के अंदर कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती हैं, तो ये पेशेंट की ब्रीथ को फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके साथ ऑक्सीजन मिक्स की जाती हैं, जिससे अगर पेशेंट को ट्रबल वो तकलीफ़ हो रही है ब्रीदिंग में तो उसको दूर करने के लिए
ये ऑक्सीजन मिक्स करके इसको उस टाइम यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट सर्जिकल टूल्स ऐसे होते हैं जिनको पावर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे भी टूल्स होते हैं जिनको प्रेशर की ज़रूरत होती है प्रॉपरली वर्क करने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसको प्रेशर देने के लिए फिर ये कंप्रेस्ड एयर जो है वो यूज़ की जाती हैं। कभी कभार वुंड्स जो है उनको क्लीन करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो कंप्रेस्ड एयर को यूज़ करते हैं जेंटली, इससे वो क्लीन करते हैं वुंड्स को, और जो डर्ट और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो उनको साफ़ करते हैं इससे। तो ये कंप्रेस्ड एयर इसीलिए यूज़ होती हैं। तो कंप्रेस्ड एयर के लिए भी यहाँ पे लिखा है कि 2 आउटलेट्स इसके लिए भी होने चाहिए और 16 पावर आउटलेट्स होने चाहिए। पावर आउटलेट्स का मतलब ये है कि 16 इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए हर एक बेड के साथ। इसकी ज़रूरत ये है कि जब पावरिंग, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं तो उनकी जब पावरिंग करने की ज़रूरत पड़े तो उनको आसानी के साथ पावरिंग उनकी की जा सके, वहाँ पे फिर कोई मुश्किल ना हो। तो इसीलिए 16 अगर सॉकेट्स होंगे तो ये काफ़ी होंगे। इसके अलावा लिखा है बेड साइड स्टोरेज, हैंड रिंस सोल्यूशन, इक्विपमेंट शेल्फ ऑन हेड एंड, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बेड स्टोरेज भी होता है, बेड साइड पे स्टोरेज का एरिया जहाँ पे चीज़ें वगैरह रखते हैं, साइड में वहाँ पे इक्विपमेंट शेल्फ भी होती हैं। स्टोरेज मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ईच पेशेंट पर्सनल बिलोंगिंग्स, पेशेंट केयर सप्लाईज, लिनिन एंड टॉयलेटरीज, यानी उनके जो अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं, कपड़े वगैरह जो उनके साथ हो, और उनके लिए जो सप्लाईज वगैरह, उनके केयर के लिए जो चीज़ें वगैरह यूज़ की जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें स्टोरेज, जो जहाँ पे स्टोरेज के लिए उनको बेड साइड पे एरिया दिया जाता है तो वहाँ पे उनको अलाउ करनी चाहिए कि वो सारी चीज़ें वो रखें। लॉकिंग ड्रावर्स एंड कैबिनेट्स मस्ट बी यूज्ड इफ़ सिरिंज एंड फार्माक्यूटिकल आर स्टोर्ड एट द बेड साइड। अगर बेड साइड में कोई सिरिंजेस वगैरह या फिर फार्माक्यूटिकल्स कोई चीज़ें अगर रख रहे हैं, कोई ज़रूरियात की चीज़ें, फार्माक्यूटिकल्स जो हो, तो उनके लिए आपने ड्रॉवर्स को लॉक करना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि वो निकाल ले और कोई भी उनको छू ले और वो गंदे हो जाए, फिर उनको यूज़ करे तो फिर वो पेशेंट को फिर सही तरीके की केयर प्रोवाइड नहीं होगी, फिर इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा होगा। इसीलिए उन चीज़ों को लॉक करना है। हुक्स एंड डिवाइसेस टू हैंग इन्फ्यूजन और ब्लड बैंक्स। इसके अलावा लिखा है मल्टी चैनल इन्वेसिव मोनीटर्स, वेंटिलेटर्स, इन्फ्यूजन पम्प, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स, फ्लूइड एंड बेड वार्मर्स, पोर्टेबल लाइट, डिफिब्रिलेटर्स, एनेस्थीसिया मशीन एंड डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स आर नेसेसरी। मल्टी चैनल इन्वेसिव मोनीटर्स हो, वेंटिलेटर्स हो, इन्फ्यूजन पम्प्स हो, ये पोर्टेबल एक्सरे यूनिट उनको कहा जाता है कि जो ख़ुद हाथ में उठा के जो एक्सरे यूनिट्स हैं उनको इधर उधर ले जाया जाए तो उनको कहते हैं पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स, तो वो भी होने चाहिए। फ्लूइड और बेड वार्मर्स जो है वो होनी चाहिए, पोर्टेबल लाइट होनी चाहिए, डिफिब्रिलेटर्स और एनेस्थीसिया मशीन और डिफ़िकल्ट एयरवे मैनेजमेंट के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं तो वो भी होनी चाहिए पेशेंट एरिया पे, यानी एक बेड के करीब। A cardiac arrest or emergency alarm button must be present at every bedside within the ICU। जो कार्डियक अरेस्ट या इमरजेंसी अलार्म बटन होती है तो वो भी होनी चाहिए हर एक बेड साइड पे, वो होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए आईसीयू के अंदर। द अलार्म शुड ऑटोमेटिकली साउंड इन ए हॉस्पिटल, टेलीकम्युनिकेशन सेंटर, सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन, आईसीयू। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो अलार्म है ये ऑटोमेटिकली साउंड करता है हॉस्पिटल, टेलीकम्युनिकेशन सेंटर्स में इसकी साउंड जाती है और नर्सिंग स्टेशंस वगैरह में, तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो ये लोग यहाँ पे जल्दी से पहुँच जाते हैं। थेराप्यूटिक एलिमेंट्स इन आईसीयू एनवायरनमेंट, यानी अब ये है कि कुछ ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए आईसीयूज़ के अंदर कि वो थेरापेटिक जो सेंस है उसको इंक्रीज़ करे पेशेंट्स के लिए और उनकी जो स्ट्रेस है उसको किसी तरीके से रिड्यूस करे। लिखा है विंडो एंड आर्ट दैट प्रोवाइड नेचुरल व्यूज़ ऑफ नेचर कैन रिड्यूस स्ट्रेस, hasten रिकवरी, लोअर ब्लड प्रेशर एंड लोअर पेन मेडिकेशन नीड्स। यानी ऐसा करना चाहिए कि विंडो और आर्ट प्रोवाइड करने चाहिए जो कि नेचुरल व्यूज़ देते हो। व्यूज़ ऑफ नेचर जो है, जब नेचर की व्यू होती है तो स्ट्रेस रिड्यूस होती हैं और रिकवरी जो है वो इमीडिएट हो जाती है, रिकवरी तेज़ हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर और पेन मेडिकेशंस की जो नीड है वो भी कम हो जाती हैं। फैमिली पार्टिसिपेशन,
को अलाउ करना चाहिए, इंक्लूडिंग फैसिलिटीज़ फॉर ओवरनाइट स्टे, उनके साथ ओवरनाइट स्टे करने की उनको इजाज़त होनी चाहिए, और कंफर्टेबल वेटिंग रूम्स भी होने चाहिए ताकि उनको इमोशनल सपोर्ट मिल सके उनके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। प्रोवाइडिंग ए measure of privacy and personal control through adjustable curtains and blinds, accessible bed control, उनको accessible bed control भी हो, वहाँ पे curtains वगैरह पर्दे वगैरह लगे हो वहाँ पे, ताकि उनको प्राइवेसी जो है उस पर उनको कंट्रोल उनको लगे कि प्राइवेसी पे हमारा अपना जो है पर्सनल कंट्रोल है। तो इसीलिए वहाँ पे पर्दे वगैरह लगे हो जो कि एडजस्टेबल हो, वो खुद से एडजस्ट करते हो। नॉइस रिडक्शन थ्रू कंप्यूटराइज स्पीकर्स एंड साइलेंट अलार्म्स, ये इसलिए होता है स्टूडेंट्स के कुछ साइलेंट अलार्म्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे, फिर कंप्यूटराइज स्पीकर्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फिर डिफरेंट जगहों पे फिर इनको पहचाना जा सकता है, रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है कि ये अलार्म इसलिए हो रही है क्योंकि नॉइज़ जो है वो रिड्यूस करनी है। तो इसीलिए ये अलार्म्स लगाए जाते हैं ताकि अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है तो वो कम हो, ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल हो सके। मेडिकल टीम कंटिन्यूटी दैट अलाउज वन टीम, मतलब ये कि मेडिकल टीम जो है उनकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर एक टीम जो है वो अभी काम कर रहा है तो फिर नेक्स्ट टीम जो है वो तैयार होना चाहिए कि अगर इन लोगों की ड्यूटी इस टाइम ख़त्म होती है तो नेक्स्ट टीम जो है वो आके अपना काम स्टार्ट करें। सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन भी होती हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईसीयू की हम बात करते हैं तो वहाँ पे सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन का भी एक कंसेप्ट मौजूद होता है। लिखा है पेशेंट मस्ट बी सिचुएटेड सो दैट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल by video monitor visualization by the healthcare provider is possible at all time, यानी पेशेंट को इस तरीके से सिचुएटेड करनी चाहिए कि उस पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको देख सके, विजुअलाइजेशन हो। इनडायरेक्टली किस तरीके से विजुअलाइजेशन हो सकती है, तो वीडियो मॉनिटर जो है उनके थ्रू विजुअलाइजेशन हो सकती हैं। दिस परमिट द मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट स्टेटस अंडर बोथ रूटीन एंड इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस। इससे क्या होता है कि वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो पेशेंट की मॉनिटरिंग करता है, उसको पता चलता है, रूटीन मॉनिटरिंग भी, और अगर इमरजेंसी कोई सर्कमस्टांसेस हो गए, इमरजेंसी हालात हो गए तो उस टाइम भी पता चलेगा और उनके पास पहुंच सकते हैं जल्दी से। The preferred design is to allow a direct line of vision between the patient and the central nursing station, और जो preferred design है वो ये है कि direct line of vision होनी चाहिए। जो वीडियो मॉनिटर है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इनडायरेक्ट जो विजन है, इसीलिए डायरेक्ट विजन होनी चाहिए। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो अपने सीट से, अपने स्टेशन से, नर्सिंग स्टेशन से पेशेंट को डायरेक्टली देख सकते हो, डायरेक्टली उनकी नज़र उन पर पड़ सकती हो ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो वो जल्दी से पहुंच सके। इन ICUs with a modular design, patients should be visible from their respective nursing substation, और जो मॉड्यूलर डिज़ाइन जो दी गई है ICUs को, तो उनमें इस बात को यकीनी बनाया गया है कि जो नर्सिंग सब स्टेशंस है वहाँ से पेशेंट्स को वो डायरेक्टली पेशेंट्स उनको विजिबल हो, वो अपने पेशेंट्स को देख सके। तो ये बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि उनको इनडायरेक्टली उन पर नज़र हो। स्लाइडिंग ग्लास डोर्स एंड partitions facilitate this arrangement and increase access to the room in emergency situation, और जो बाहर जो सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन है तो उसके सामने भी ये जो डोर्स वगैरह बनाए जाते हैं तो ये स्लाइडिंग होते हैं और ग्लास डोर्स होते हैं। तो ये जो वहाँ पे नर्सेस बैठे होते हैं तो उनको ये फैसिलिटेट करते हैं कि वो देख सकते हैं वहाँ से, अगर इमरजेंसी सिचुएशन कोई हो जाती है तो वो देख लेते हैं ग्लास डोर के थ्रू और वो आ जाते हैं, क्योंकि शीशे के हैं तो शीशे से उनको नज़र आ जाती है कि अंदर क्या हो रहा है। एक्सरे व्यूइंग एरिया है, इसके अलावा वर्क एरियाज़ और स्टोरेज हैं कि जहाँ पे जितने भी मेडिकल ड्रग्स वगैरह हैं और जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह चीज़ें हैं ज़रूरत की तो उनको स्टोर किया जाता है। इक्विपमेंट स्टोरेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्पेशल प्रोसीजर रूम्स, रिसेप्शन एरिया, इसके अलावा पेंट्री कहते हैं तोशाखाने को। तोशाखाना मतलब कि वो जगह जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उनको रखी जाती हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें इन ए सेंस के जो खुराक वगैरह की चीज़ें हैं तो इनको जिस एरिया पे रखा जाता है तो इसको पेंट्री कहा जाता है। स्टाफ लॉन्च जो है ये भी होनी चाहिए। इसके अलावा विजिटर लॉन्च वेटिंग एरिया जो है ये होनी चाहिए और कंफर्टेबल वेटिंग एरिया हो जहाँ पे जो अटेंडेंट है वो सही तरीके से बैठ सके और आराम कर सके। पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन जो है
वो इस तरीके की होनी चाहिए कि इसमें ज़्यादा लोग जो है वो ना हो, इमरजेंसी रोड ना हो कि वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी बहुत ज़्यादा निकले हो और यहाँ पे पेशेंट को आईसीयू ले जाया जा रहा हो। तो ऐसी एरिया के जहाँ पे लोग कम हो, रश कम हो, तो पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से होनी चाहिए। सप्लाई एंड सर्विस कॉरिडोर्स, तो यहाँ पे भी ज़्यादा जो है वो रश नहीं होनी चाहिए ताकि सप्लाई जो है वो टाइम पे हो सके। पेशेंट मॉड्यूल्स है, ये पेशेंट मॉड्यूल्स जो है ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही पेशेंट रह सकता है, तो इनको कहा जाता है पेशेंट मॉड्यूल्स। ईच इंटेंसिव केयर यूनिट मस्ट हैव इलेक्ट्रिक पावर मस्ट होना चाहिए। हर एक इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर वाटर सप्लाई होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, कंप्रेस्ड एयर होनी चाहिए, वैक्यूम होनी चाहिए, लाइटनिंग होनी चाहिए और इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वाटर सप्लाई, इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स आप देख लें, डिफरेंट फिल्टर्स वगैरह, कंप्यूटराइज्ड चार्टिंग होनी चाहिए। इसके अलावा लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट्स। ये क्लासिफिकेशन में पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि लेवल 0 जो होता है उसमें नॉर्मल वार्ड केयर वाले जो पेशेंट्स होते हैं, और जो लेवल 1 होता है उसमें वो पेशेंट्स जो इस रिस्क पे हैं कि उनकी हालत डिटोरिएट हो सकती हैं, जिनको क्रिटिकल केयर टीम से सपोर्ट चाहिए होती हैं। लेवल 2 में वो पेशेंट जिनको ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की, ज़्यादा इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती हैं, कोई सिंगल ऑर्गन फेलियर या पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट्स होते हैं वो। और जो लेवल 3 है उसमें जो एडवांस रेस्पिरेटरी सपोर्ट जिनको चाहिए होती हैं, जो मल्टी ऑर्गन फेलियर जिनको हो रही होती हैं, तो वो पेशेंट्स होते हैं। तो लेवल 2 और 3 जो है मस्ट एडमिटेड होने चाहिए इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर। कोर कंपिटेंसीज जो आईसीयू के अंदर जो भी टीम काम करता है, तो उनके में ये कोर कंपिटेंसीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें फर्स्ट वन है पेशेंट केयर, मेडिकल नॉलेज उनमें होना, सेकंड वन, थर्ड वन प्रोफेशनलिज्म और इथिक्स उनमें होना, फोर्थ वन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के आपस में वो कोलैबोरेट कर सकें, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, अपने प्रैक्टिस के ज़रिए वो सीखें, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग उनकी हो और इसके साथ साथ वो इम्प्रूव भी उसको कर सकें, और सिस्टम बेस्ड प्रैक्टिस उनको हो। सिस्टम बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं कि जो लार्जर सिस्टम्स वगैरह होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं हेल्थ केयर में, तो उनको अंडरस्टैंड करके उनको इम्प्रूव करना, इसको कहते हैं सिस्टम बेस्ड प्रैक्टिस। यानी सिर्फ एक इंडिविजुअल पेशेंट के केयर के ऊपर फोकस करने के बजाय जो पूरी जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एक हेल्थ केयर सिस्टम होती हैं, जो रिसोर्सेज की एलोकेशन होती है, जो डिफरेंट हेल्थ केयर के सिस्टम्स जो है एक साथ जो काम करती हैं, तो उस चीज़ पे थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से जो प्रैक्टिस होती है, जो उन चीज़ों को देखना, उन चीज़ों को कंसीडर करना, तो ये सिस्टम बेस्ड प्रैक्टिस कहलाती हैं। तो ये भी उनमें होना ज़रूरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक काफ़ी हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई है ये सारी चीज़ें। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन अगर है, किसी पॉइंट पे आप लोगों को समझ नहीं आई है, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इसका पार्ट 5 आप लोगों को पढ़ाऊँगी, तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।